मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे फर्स्ट चैप्टर का सब बेसिक कंसेप्ट का पहला लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो लॉ मैंने कल बताया था। आज तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कि डाल्टन के द्वारा दिया गया है। यह लॉ कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स देन द डिफरेंट वेट ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द सेम वेट ऑफ अदर आर इन द सिंपल रेशियो। यानी जब कभी भी दो एलिमेंट आपस में कॉम्बिनेशन करके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं तो एक एलिमेंट का डिफरेंट वेट जो कि दूसरे एलिमेंट के सेम वेट के साथ कॉम्बिनेशन करता है उसका रेशियो कैसा होता है? सिंपल होता है। कैसे? तो देखिए, जैसे ये देखो H2 प्लस हाफ O2 क्या बनता है? H2O। here 2 ग्राम हाइड्रोजन combines with 16 ग्राम ऑक्सीजन। अगेन हाइड्रोजन combines with oxygen and form H2O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन करके दो कंपाउंड बना रहा है। यहाँ हाइड्रोजन का वेट तो यही है लेकिन ऑक्सीजन का वेट यहाँ 32 हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन में ऑक्सीजन का वेट बदल रहा है। लॉ का मानना है कि इन बदलते हुए वेट का जो रेशियो है वह कैसा है? सिंपल है। देखिए तो है कि नहीं 1:2 सिंपल रेशियो। एक और एग्जांपल देखें, जैसे नाइट्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म N2O। नाइट्रोजन अगेन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म NO। here 28 gram nitrogen combines with 32 gram oxygen. Again nitrogen combines with oxygen and form N2O3। here 48 gram oxygen। नाइट्रोजन का वेट वही है। फिर नाइट्रोजन combines with oxygen and form 2NO2। यहाँ 64 ग्राम नाइट्रोजन। अगेन नाइट्रोजन combines with oxygen and form what? N2O5। तो नाइट्रोजन का वेट सब जगह सेम है 28 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन का वेट बदल रहा है। तो लॉ कहता है कि इन कॉम्बिनेशन के दौरान ऑक्सीजन के बदलते हुए वेट का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। सिंपल रेशियो का मतलब कि कोई भी रेशियो जो 1 से 9 के बीच का हो, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं हो, तो उस रेशियो को बोलते हैं सिंपल रेशियो। देखिए 16 से डिवाइड कर दीजिए 1:2:3:4:5, तो these are सिंपल रेशियो है। ठीक है। तो जब भी दो एलिमेंट मिलके दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाएंगे तो एक वेट का डिफरेंट वेट का जो रेशियो होगा एक एलिमेंट का वह कैसा होगा? सिंपल होगा। इसी तरह से फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो कि रीचर ने दिया है। किसने दिया है? रीचर ने कहा, रीचर का दिया हुआ है ये। रीचर ने कहा है बच्चे कि जब कभी दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के सेम वेट के साथ सेपरेटली कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये ऐसा या तो उसी रेशियो में करेंगे जिस रेशियो में इन्होंने खुद कॉम्बिनेशन किया है, या फिर इनका जो आपस का कॉम्बिनेशन का रेशियो है उसका इंटीग्रल मल्टीपल किसी दूसरे रेशियो में। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो 1 टाइम्स हुआ तो रेशियो सेम रह जाएगा, 2 टाइम्स हुआ 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है। जैसे देखो ये कार्बन है कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2, तो 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन एंड अगेन हाइड्रोजन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2H2O। हमने यहाँ ऐसा इसलिए लिखा है कि ऑक्सीजन इज द सेकेंड एलिमेंट, उसका वेट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है। तो लॉ का मानना ये है कि इस कॉम्बिनेशन में कार्बन और हाइड्रोजन के वेट का जो रेशियो है वह रेशियो या तो वही होगा जिसमें कार्बन हाइड्रोजन खुद कॉम्बिनेशन करेंगे, जैसे C+2H2 क्या बनता है बच्चे? CH4। तो 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विथ 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो यहाँ जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है वो कितना है? तो 3:4 कितना है? 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विथ 4 ग्राम हाइड्रोजन। तो दिस इज 3:1 है। तो लॉ का मानना है कि यहाँ भी जो रेशियो होना चाहिए कार्बन और हाइड्रोजन का वो कितना होना चाहिए? या तो 3:1 होना चाहिए या फिर इसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स
4 टाइम्स होना चाहिए। तो देखिए 12:4 कितना बच्चे 3:1, तो सेम है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें इंटीग्रल मल्टीपल रेशियो देखेंगे, जैसे कि ये देखो कार्बन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म CO2, 12 ग्राम कार्बन कंबाइंस विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन। अगेन sulfur combines with oxygen and form SO2, 32 gram sulfur combines with 32 gram oxygen, and carbon combines with sulfur to form CH2, कार्बन डाइसल्फाइड, जहाँ 12 ग्राम कार्बन जो है वो 64 ग्राम सल्फर से कॉम्बिनेशन कर रहा है। तो इस कॉम्बिनेशन में कार्बन सल्फर रेशियो क्या है 12:64, यानी 3:16। अब लॉ का मानना ये है कि जब यहाँ हम कॉम्बिनेशन कराएंगे कार्बन और सल्फर का सेपरेटली ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ भी यह रेशियो या तो 3:16 होना चाहिए या फिर उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। जैसे देखो ये कार्बन और सल्फर का रेशियो यहाँ क्या है, तो यहाँ जो रेशियो है वो 12:32 यानी 3:8 है। तो 3:8 और 3:16 में क्या रिलेशन है बच्चे, 3:16 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3:8 में ही जाएगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल रेशियो है। तो जब कभी भी दो एलिमेंट किसी तीसरे एलिमेंट के सेम वेट के साथ आपस में कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये ऐसा या तो अपने आपस के कॉम्बिनेशन के रेशियो के में करेंगे या फिर उसके इंटीग्रल मल्टीपल किसी अन्य रेशियो में करेंगे, ठीक है। तो ये चौथा लॉ क्लियर हो गया। अब पांचवा लॉ है लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब फिफ्थ लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसको कि गेलुसाक ने दिया है, ये कहता है कि गैसेस कंबाइन इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट इज आल्सो इन सिंपल रेशियो, यानी गैस के बीच जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो उनके वॉल्यूम के सिंपल रेशियो में होगा, और अगर उनके कॉम्बिनेशन के उपरांत कोई दूसरा गैस बनेगा तो उसका रेशियो भी सिंपल रेशियो, उसका वॉल्यूम भी सिंपल रेशियो में ही होगा। जैसे ये देखो N2 गैस प्लस 3H2 गैस क्या बनता है 2NH3 गैस बनता है ना। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 है तो ये 1 वॉल्यूम, यहाँ 3 है तो 3 वॉल्यूम और ये 2 वॉल्यूम। क्या कहते हैं गेलुसाक कि इन वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा, सिंपल होगा। तो 1:3:2 कैसा रेशियो है, सिंपल है, ठीक। तो ये 5 लॉ है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दीज आर द फंडामेंटल लॉज ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री में हम कोई भी काम करेंगे तो इन लॉ के अकॉर्डिंग ही करेंगे। अगर मेरे किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी भी वर्क के दौरान इन लॉ का वायोलेशन होता है तो वह गलत होगा, उसको हर हाल में ओबे करना है, ठीक है। अब इसके बाद जो इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी केमिकल साइंस का पहला थ्योरी है जो कि मैटर के एटॉमिक नेचर को बताता है। इससे पहले केमिकल साइंस में कोई थ्योरी नहीं था। ये एटॉमिक नेचर ऑफ मैटर को बताता है ना, कि मैटर का नेचर क्या है, तो एटॉमिक है, ठीक है। तो बच्चे यह थ्योरी 1808 में आया था। उस समय बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था। अब इस थ्योरी को आए हुए 200 वर्ष हो गए हैं, 200 वर्ष से ज़्यादा हो गया। अब आज के स्वरूप में इस थ्योरी में कुछ बचा नहीं है, लेकिन क्योंकि केमिकल साइंस का फर्स्ट थ्योरी है इसलिए आज हम इसके मॉडिफाइड फॉर्म को देखते हैं। मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉडिफाइड फॉर्म है ना, क्योंकि पीछे जो डाल्टन ने ओरिजिनल जो थ्योरी दिया था वो उसमें अब कोई चीज़ सही बचा नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर का निर्माण किस चीज से हुआ है, तो एटम से हुआ है। एंड एटम ऑन द होल टेक्स पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। कहने का मतलब ये है कि मैटर एटम से बना है और एटम जब भी कॉम्बिनेशन केमिकल रिएक्शन में जाता है तो बिना टूटे जाता है, यानी ये कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी को सपोर्ट करता है। दूसरी बात कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के एटम
एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मासेस। एक ही एलिमेंट के एटम के मास डिफरेंट हो सकते हैं, जो कि आइसोटोप का कंसेप्ट है। एक आइसोटोप का कंसेप्ट है। ठीक इसी तरह से तीसरी बात कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट may have same masses, यानी डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मास सेम हो सकते हैं आइसोबार का कंसेप्ट है ना। ठीक है। इसी तरह से कंबाइनिंग कैपेसिटी, एटम्स कंबाइन इन द सिंपल रेशियो, यानी एटम्स जब भी कॉम्बिनेशन करते हैं तो किस रेशियो में करते हैं? सिंपल रेशियो में। यही कारण है कि उधर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोगों को जो भी रेशियो मिला वो सब सिंपल ही मिला। क्यों? तो चूंकि एटम्स हमेशा सिंपल रेशियो में कॉम्बिनेशन करते हैं। यही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, जिसके माध्यम से डाल्टन ने एटम मेथड की एटॉमिक नेचर को बताने का प्रयास किया है। ठीक है। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज द कैपेसिटी ऑफ इट्स एटम्स। एलिमेंट खुद कॉम्बिनेशन में नहीं जाता है, उसके एटम्स कॉम्बिनेशन में जाते हैं। ओके। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि अब इसके बाद इस चैप्टर में थ्योरी नहीं है, सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। डिफरेंट छोटी छोटी बातें हम लोगों को सीखनी है। एक एक चीज़ को सीखेंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे और न्यूमेरिकल्स के लिए जो बुक हमने बताया है उस बुक को फॉलो करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और इससे बेनिफिट उठाएंगे। थैंक यू।